बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल्स एंड लिविंग ग्रुप्स। लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल को हम कंपेयर करेंगे और हम एक ऐसी सिचुएशन को डिस्कस करेंगे, एक ऐसे रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जिसमें क्या होगा कि ट्रांजिशन स्टेट में दो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे और उन दो न्यूक्लियोफाइल्स में से जो स्ट्रॉन्ग होगा वो न्यूक्लियोफाइल स्टे करेगा और जो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा वो लीव कर जाएगा। बेशक वीक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया हो आके, तो फिर ये इस चीज़ से हमें पता लगेगा कि SN2 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल की नेचर या न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। SN1 रिएक्शंस की तरह नहीं होगा ये कि कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल या पुअर न्यूक्लियोफाइल आएगा और रिएक्ट कर जाएगा। इसकी एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो आप लोग को अच्छी तरह समझ आएगी। एग्जांपल में हमारे पास ये एक एस्टर मौजूद है, आप लोग को नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो एथोक्साइड आइन यहाँ पर लगा हुआ है, एथोक्साइड आइन, और यहाँ पर जो है वो क्लोराइड आइन ने आके अटैक किया है। जब क्लोराइड आइन ने यहाँ पर आकर अटैक किया है ना, तो वो अटैच हो गया साथ में। ये हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट आ गई है। इस ट्रांजिशन स्टेट में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का साइन है और साथ में हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक, अब असूलन क्या होना चाहिए, क्योंकि क्लोराइड ने आके अटैक किया है तो एथॉक्साइड आइन यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि यहाँ से एथॉक्साइड आइन रिमूव नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम चाह रहे हैं ना कि रिएक्शन जो है वो फर्दर इस तरह से प्रोसीड करे कि यहाँ से एथॉक्साइड रिमूव हो जाए, क्लोरीन अटैच हो जाए और ऑक्सीजन वापस ऐसे ही हो जाए, यानी ओवरऑल रिएक्शन में ये रिमूव होकर क्लोराइड लग जाए। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्लोराइड इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिमूव एथॉक्साइड आइन फ्रॉम दिस ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो क्या होगा जब ये इतना गुड इनफ नहीं है, तो रिएक्शन जो है वो वापस जो है वो प्रोसीड होगा। और देखें, क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत छोटा सा है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन का एरो अगर आप लोग देखें तो वो बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि रिवर्स रिएक्शन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। और रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है कि क्लोराइड आइन जो है वो वापस रिमूव हो रहा है और रिएक्शन जो है या रिएक्टेंट जो है वो अपनी वापस एस्टर जो है वो उसी स्टेट पर वापस आ गया, जिसमें उसके पास ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है और एस्टर जैसा था वैसे का वैसे ही है। ठीक, अब अगर हम pKa वैल्यूज़ देखें HCl की और pKa वैल्यू देखें इथाइल अल्कोहल की, तो इथाइल अल्कोहल की जो pKa वैल्यू होती है वो होती है 16, और जबकि HCl की pKa वैल्यू जो है वो -7 है। तो जिसकी pKa वैल्यू ज़्यादा होती है, उसका मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जिसकी pKa वैल्यू ज़्यादा होती है इसका मतलब है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है वो लिविंग ग्रुप बैड होता है, यही हमने पढ़ा ना हमेशा। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, इसकी pKa वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, तो ये लीव नहीं करेगा। यहाँ से क्लोराइड आइन आया है, उसने अटैक किया है, तो क्लोराइड आइन ही लीव कर जाएगा, क्योंकि दोनों के कंपैरिजन में क्लोराइड आइन खुद ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है एज़ कम्पेयर टू एथॉक्साइड आइन। ठीक है, तो अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। गुड न्यूक्लियोफाइल इज़ अ बैड लिविंग ग्रुप एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा में क्या होगा कि बैड न्यूक्लियोफाइल इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। इंटरमीडिएट चूजेस टू एक्सपेल द बेस्ट लिविंग ग्रुप। इंटरमीडिएट या जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है ये चूज़ करेगी कि कौन सा बेस्ट लिविंग ग्रुप है और लिविंग ग्रुप को लीव करा देगी। फिर लिविंग ग्रुप जब लीव हो जाएगा उसके बाद ये देखेगी कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है या रिवर्स मूव कर रहा है। ठीक हो गया। इफ़ दैट इज़ द न्यूक्लियोफाइल इट जस्ट गोज ट्रेस बैक आउट अगेन। उन्होंने कहा कि अगर वो वही न्यूक्लियोफाइल होगा ना, तो फिर क्या होगा कि वो बैक हो जाएगा रिएक्शन, जिस तरह से यहाँ पर हुआ कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो था वो पहले से अटैच हुआ था, तो लिविंग ग्रुप जो है वो वापस निकल गया, जो आया था जिसने अटैक किया था वो वापस निकल गया, और क्या हुआ, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड मूव कर गया, रिवर्स मूव कर गया दोबारा से। अब क्लोराइड आइन के बारे में बताया हुआ है, वही जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं कि क्लोराइड आइन जो है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है फ्रॉम इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट से हमें पता लगा गुड लिविंग ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप से हमें पता लगा बैड न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हम एथॉक्साइड आइन के बारे में अगर बात करें तो एथॉक्साइड आइन जो है ये बैड लिविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू क्लोराइड आइन और गुड न्यूक्लियोफाइल है टुवर्ड्स कार्बोनाइल ग्रुप। SN2 रिएक्शन इज डिफरेंट, इट डजेंट हैव एन इंटरमीडिएट। SN2 रिएक्शन जो है वो एथॉक्साइड के मामले में जो है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है यहाँ पे। कोई भी ऐसी चीज़ जो ट्रांजिशन स्टेट को स्पीड अप करे या ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को जो है कम करे। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कम करने का मतलब क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करे, वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। ठीक है, कोई भी ऐसा फैक्टर जो ट्रांजिशन स्टेट को या इंटरमीडिएट को जो है वो स्टेबलाइज बनाता है, वो रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प आउट करता है। अब ये और बात है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा या रिवर्स मूव करेगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, वो रिएक्शन स्पीडीली मूव करेगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ना कुछ उन्होंने एक टेबल दिखाया है जिसमें हमारे पास कुछ न्यूक्लियोफाइल्स हैं, उनकी pKa वैल्यूज़ हैं। अब आपको याद होगा, बल्कि आई थिंक एक स्लाइड मिस हो गई है, ये 2 रिज़ल्ट्स आएंगे इसके। क्या 2 रिज़ल्ट्स हैं? पहला है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा।
अगर तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग आकर जो है वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है और लिविंग ग्रुप बैड है, एक कोई भी आइटम है अगर जो लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैड, न्यूक्लियोफाइल जो है वो गुड है और लिविंग ग्रुप अगर बैड है तो रिएक्शन फास्टर मूव करेगा। डिपेंड करता है कि वो फास्ट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, और विच वे इट विल गो। तो रिजल्ट्स निकलने चाहिए ना कि वो किस वे में जाएगा, फॉरवर्ड मूव करेगा या रिवर्स मूव करेगा, ये हमें बताएगा न्यूक्लियोफाइल कि कौन सा वाला न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा ये। फिर आयोडाइड आयन की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड सेचुरेटेड कार्बन बिकॉज, अब उन्होंने कहा है कि सेचुरेटेड कार्बन के लिए ना बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है आयोडाइड आयन। अब क्यों है बेस्ट न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि एक तो हमने जैसे पीछे भी ये बात पढ़ी थी कि पीरियोडिक टेबल में ये एंड पे आता है आयोडाइड आयन, और आयोडाइड आयन जो है वो एच आई का एनाइन है या एच आई की कॉन्जुगेट बेस है। एच आई जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी कॉन्जुगेट बेस है। एक तो ये फैक्टर हो गया। फिर अगर हम पी के ए वैल्यू देखें ना तो पी के ए वैल्यू जो है वो एच आई की कम होती है। हमने कहा था जिसकी पी के ए वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, यही कहा था ना, लेकिन इसकी पी के ए वैल्यू जो है वो कम है लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, ये वेरिएशन क्यों आई है इसमें? वो इसलिए आई है क्योंकि हम बाकी फैक्टर्स को भी फोकस करते हैं। बाकी फैक्टर्स को देखें तो ऑक्सीजन के नीचे था बिल्कुल सल्फ़र, तो हमने कहा था अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और आयोडीन तो बिल्कुल एंड पे है, हैलोजन वाली सीरीज़ में बिल्कुल एंड पे आयोडीन, तो ये कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा ना। और फिर इसका साइज़ भी बड़ा होता है। जब साइज़ बड़ा है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो ईजिली जो है वो डोनेट हो सकते हैं या ईजिली जो है वो रिएक्शन कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि आयोडाइड आयन जो है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ इट्स ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। Lone pair electrons are very high in energy, react rapid with a variety of alkyl derivatives. Alkyl iodides can be made by displacement of chloride or tosylate by iodide. इसमें क्या उन्होंने बताया कि हम अगर अल्काइल आयोडाइड्स बनाना चाहते हैं तो अल्काइल आयोडाइड्स किस तरह से बन सकते हैं, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि अल्काइल आयोडाइड्स किस तरह से बनते हैं। पहले हम ना अल्काइल आयोडाइड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, वो किस तरह से बनते हैं, फिर हम वो टेबल की बात करेंगे। अल्काइल आयोडाइड्स किस तरह से बनते हैं कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक मॉलिक्यूल, इसमें आपने क्या करना है, NaI यानी सोडियम आयोडाइड डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और क्या होगा, ये क्लोराइड आयन जो है ये आयोडाइड आयन से रिप्लेस हो जाएगा, और क्या बनेगा हमारे पास एक सॉल्ट जो है NaCl। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आर ग्रुप है, कोई भी साथ में टोसाइलेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या हुआ उसमें अगर हम सोडियम आयोडाइड डालेंगे तो फिर RI बनेगा और साथ में NaOTS। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर से भी हमें एक अल्काइल आयोडाइड जो है वो ऑब्टेन हुआ, और यहाँ से भी एक अल्काइल आयोडाइड। दो मेथड्स तो ये हैं अल्काइल आयोडाइड्स ऑब्टेन करने के, और एक मेथड है जिसे हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स का जो मेथड होता है, कोरेस सिंथेसिस भी हम इसको कह सकते हैं। कोरेस सिंथेसिस जो होती है उसका प्रोसेस क्या होता है कि उसमें हम एक अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल से हम बनाते हैं टोसाइलेट, टोसाइलेट से हम बनाते हैं आयोडीन, और आयोडीन से हम बनाते हैं फॉस्फोनियम सॉल्ट। ठीक है। फॉस्फोनियम सॉल्ट ऑब्टेन करने का ये एक तरीका है। उसमें हम किस तरह से बनाते हैं, इसमें हमें आयोडाइड भी ऑब्टेन होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम सोडियम आयोडाइड वाला यही प्रोसेस जो हमने यहाँ पे किया था एसीटोन ऐड करके, वही हम यहाँ पर करते हैं। तो एक बार आयोडीन भी हम यूज़ होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, कोरेस को क्या चाहिए था, फॉस्फोनियम सॉल्ट। फॉस्फोनियम सॉल्ट बनाने के लिए उसने पहले आयोडीन भी बना ली थी, ठीक है, अल्काइल उसने आयोडीन हासिल की थी। फिर इसमें हम लोग नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोनियम सॉल्ट यूज्ड बाय कोरे इन अ सिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स। टर्पीन्स बना रहा था तो उसके टर्पीन्स के दरमियान में एक प्रोडक्ट बना था जिसमें उसने यहाँ पर क्या बना ली थी, आयोडाइड। ठीक है, अल्काइल आयोडाइड उसने बना लिया था। फिर क्या रिएक्शन कैसे हुआ था कि प्राइमरी अल्कोहल वाज फर्स्ट मेड इनटू टोसाइलेट। प्राइमरी अल्कोहल से हमने टोसाइलेट बनाया बाय द रिएक्शन ऑफ टोसाइल क्लोराइड अलॉन्ग विद पायराइडीन। उसके बाद हमने क्या किया, कीटोसाइलेट जो बन गया उसमें हमने ये वाला रिएक्शन कराया जिस तरह ऊपर कराया था, सोडियम आयोडाइड अलॉन्ग विद एसीटोन, उससे हमारे पास बन गया अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड में जब हमने ट्राईफॉस्फोनियम फॉस्फोर ट्राईफॉस्फीन जब ट्राईफिनाइल फॉस्फीन और बेंजीन की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा ना तो ये हमारे पास फॉस्फोनियम सॉल्ट बनाएगा और आयोडाइड आयन जो था वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। अगर आप लोग जो है वो देखेंगे रिएक्शन को तो यहाँ पर जो है ये यहाँ से क्या रिमूव होगा, HCl। ठीक है। और OTS लग जाएगा इस जगह पर, और इस वाले रिएक्शन में क्या रिमूव होगा, यहाँ से जो है वो OTS पूरा और Na सोडियम।
ठीक है, ये पूरा रिमूव हो जाएगा और आयोडीन सिर्फ यहाँ से निकल के जो है वो इस जगह पर अटैच हो जाएगा। और यहाँ से फिर जब है ट्राईफॉस्फोनियम ट्राईफिनाइल फॉस्फीन सॉरी ट्राईफिनाइल फॉस्फीन जब यहाँ पर अटैच होगा तो साथ में आयोडाइड आयन जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें फॉस्फोनियम सॉल्ट ऑब्टेन हुआ है। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि आयोडीन जो है ना वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। पीछे वाले रिएक्शन में हमने जो है वो बहुत इजीली बता दिया कि हमने यहाँ पर सोडियम आयोडाइड यूज़ किया है इतनी बार, लेकिन आयोडीन जो है वो इतनी इजीली ऑब्टेन नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसको यूज़ करना ना इतना आसान नहीं है कि हम इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ कर सकें। तो फिर हम क्या करते हैं, आयोडाइड को हम एज अ कैटेलिटिक अमाउंट में यूज़ करते हैं, यानी बहुत थोड़ा सा यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा यूज़ करने के लिए हम बाकी चीज़ें ज़्यादा डाल लेते हैं। वो हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे एक यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम ट्राईफिनाइल फॉस्फीन डालते हैं, रिफ्लक्स एंजाइलिन। रिफ्लक्स एंजाइलिन का क्या मतलब होता है, ये प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है। एक तो ये है कि हम ट्राईफिनाइल फॉस्फीन ऐड कर दें, लेकिन रिएक्शन जो है ना वो उसको दिन लग जाएंगे बहुत ज़्यादा। फिर क्या करते हैं, हम रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए ना उसमें लिथियम आयोडाइड डालते हैं एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्यों हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि हम स्मॉल अमाउंट डालते हैं, कैटेलिटिक अमाउंट डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन ऐड करते हैं, उसके अंदर रिफ्लक्स एंजाइलिन होता है और साथ में कैटेलिटिक लिथियम आयोडाइड ऐड करते हैं। तो ये तकरीबन जो वो रिएक्शन जो कुछ दिनों में होना था वो कुछ घंटों में हो जाएगा, 2 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। इस रिएक्शन में होता क्या, और रिफ्लक्स एंजाइलिन का क्या मतलब है, हम ये पढ़ते हैं। रिफ्लक्स का मतलब ये होता है कि जब रिएक्शन अंडरगो हो रहा होता है ना, इसमें लिखा है रिफ्लक्स इन जाइलिन, यानी हम जाइलिन में रिफ्लेक्स कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हम रिएक्शन के अंदर जो है ना कंटिन्यूसली उसको हीट कर रहे होते हैं, हीट कर रहे होते हैं और हीट कर रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन को एक स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है, और क्या कर रहे होते हैं, हीट करने के बाद जब उसके वेपर्स बन रहे होते हैं, हमने कंडेंसर लगाया होता है, हम उन वेपर्स को कंडेंस करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जब हम उसको हीट कर रहे हैं, वेपर्स बना रहे हैं, फिर वेपर्स को वापस कंडेंसर के थ्रू हम जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम ये करते क्यों हैं, हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस रिएक्शन को थर्मली एक्सेलरेट करना होता है हमें। ये रिएक्शन जो है वो थर्मली एक्सेलरेट करने के लिए हम ये करते हैं रिफ्लक्स। इसमें क्या होता है कि हम टेम्परेचर को एलिवेट भी करते हैं और फिर कंट्रोल भी करते हैं। मतलब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ भी करते हैं और कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर ये जो पूरा रिएक्शन होता है ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या कहा कि फॉस्फोनियम सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड स्लोली फ्रॉम बेंजाइल ब्रोमाइड। अगर हम बेंजाइल ब्रोमाइड यूज़ करें और ट्राईफिनाइल फॉस्फीन डालें तो ये फॉस्फोनियम सॉल्ट इतनी आसानी से प्रोड्यूस नहीं होगा, बहुत दिन लग जाएंगे और बहुत रिएक्शन स्लोली होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिथियम आयोडाइड ऐड करते हैं, जिससे रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है। आयोडाइड आयन जो होता है वो रिएक्ट करता है बेहतर तौर पे एज़ कम्पेयर टू ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, और लीविंग ग्रुप जो होता है Br वो बेटर लीविंग ग्रुप होता है। अब इसमें हुआ क्या है, आपने ये समझने की कोशिश करनी है। ये हमारे पास है बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इस पर अगर हम लोग डालते हैं ना वो वाला, ये वाला रिएक्शन कर रही हूँ मैं, जिसमें हमने लिथियम आयोडाइड यूज़ किया। लिथियम आयोडाइड ने क्या किया, लिथियम पॉजिटिव हट गया वहाँ से और आयोडीन नेगेटिव दे दिया उसने यहाँ पर। ठीक है, आयनाइज हो गया या पोलराइज हो गया। जब आयोडीन नेगेटिव जो है यानी आयोडाइड आयन जो है यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो ये ब्रोमीन को जो है वो रिमूव करा देगा और ख़ुद साथ में अटैच हो जाएगा। ठीक है, जब ये खुद साथ में अटैच हो जाएगा ना, अब क्या होगा कि ट्राईफिनाइल फॉस्फीन आके अटैक करेगा, आयोडीन को वापस, आयोडाइड आयन को वापस निकाल देगा। ये रिसाइकल हो गया वापसी, और जो है ना यहाँ पर ट्राईफिनाइल फॉस्फीन जो है वो अटैच हो गया इसके साथ। ठीक, तो रिएक्शन जो है वो फास्ट परफॉर्म हुआ। उसके बाद अगर आप देखें कि नीचे में अगर हम लोग जिस तरह पीछे कर रहे थे ना कि जिसमें हमने नहीं डाला था, ये कैटलिस्ट हमने नहीं डाला था जिसमें, वो वाला रिएक्शन अगर हम करवाएं ना ये, तो ये बहुत स्लो रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन आके अटैक कर रहा है ब्रोमीन पे, ब्रोमीन को रिमूव करवाने की कोशिश कर रहा है, फिर ब्रोमीन रिमूव हुआ है तो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, इस तरह से रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो होगा, इसलिए हम ये वाला रिएक्शन नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, स्मॉल कैटालिटिक अमाउंट यूज़ करते हैं आयोडीन की, और फिर उस कैटालिटिक अमाउंट को भी रिसाइकिल कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आई होगी। थैंक यू।